नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। कल हमने मेटाबॉलिज्म की बात की थी। कुछ ऐसे पहलुओं को हमने डिस्कस किया था कि जिसमें मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होने की वजह से हमारे शरीर में और क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी सीरीज में आज हम मेजर कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो यदि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आपका पहला पॉइंट होता है इन्फेक्शन। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, कुछ वायरल पैथोजन जो इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो एसिड बेस बैलेंस बिगड़ता है वहां हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। और इस तरह के जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर होते हैं एसिड बेस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से, जहां इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है, जहां अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन होता है, और ये जो इन्फेक्शंस हैं ये प्रमोट होते हैं बैक्टीरियल एजेंट जैसे जो बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जैसे एस्चेरिचिया कोली, जो कि हमारे शरीर में ये इन्फेक्शन क्या करता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये सेक्रीशन बढ़ा देता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल की तरफ से, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये एक जो इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जिसको हम टॉक्सिसिटी। यदि शरीर में किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स मौजूद रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो डेवलप होता है। जीआईटी की प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। ये हमारे जो जीआईटी के जो टिश्यूज हैं उनको भी डैमेज कर देता है, और जैसे ही वो टिश्यूज को डैमेज करता है इसकी वजह से सेकेंडरी मेटाबॉलिक डिजीजेस भी जनरेट हो जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी हो सकती है। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्या होती है? जहां ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाता है, और जब एक जो डैमेज लीवर है वो टॉक्सिन को ब्लड से निकालना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो टॉक्सिसिटी है जब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो एक मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण बनती है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से ही हम अपने शरीर को एक हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं। तीसरा एक मेजर कारण होता है, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि मेडिकेशंस। अगर हमारे सिर में दर्द हुआ तो हमने मेडिसिन ले ली, पेन रिलीवर ले ली। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनका जो ओवर यूज है तो हमारे जो मोस्ट बेनिफिशियल एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन रहता है, तो आप लगाइए कि उसकी वजह से हमें बहुत मेजर जो डिजीज हो सकती हैं, जिनमें से कुशन्स डिजीज भी एक है। आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो कुशन डिजीज है ये एक रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको लगातार सिर का दर्द बना रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, और लेडीज की यदि बात करें तो उनमें इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। मेल की बात करें तो उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम छोटा नहीं समझ सकते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, और जो ईएच के डॉक्टर्स हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म की जो मेडिसिन है वो यूज करना ही चाहिए किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए उनके पास यदि कोई भी पेशेंट्स आता है।
और जो अदर मेजर कॉजेज होते हैं, हार्मोन्स के डिसबैलेंस होते हैं। अक्सर लेडीज में देखा गया है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो जाती है। मेनोपॉज की स्थिति में भी हार्मोन का जो डिस्टरबेंस है, उनके शरीर में कई तरह के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो जनरेट कर देता है। उनका वजन बढ़ जाना होता है, उनका पेट का खराब हो जाना हो जाता है। तो ये जब सारी चीजें आती हैं तो यहाँ हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डायबिटीज मेलाइटिस का केस जनरेट हो जाता है जहां इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर के पैनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और इसका जो मेन जो कारण होता है, अब ये लगाइए कि हमें एडिसन डिजीज भी हो सकती है। इस हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से एडिसन डिजीज भी हो जाती है। एडिसन डिजीज क्या होती है, थोड़ा सा ये हम लोग जान लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो आपका जो है ना एक एनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, जिसकी वजह से, क्योंकि इसका जो मेन रोल होता है रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो सॉल्ट और वाटर है उनको रेगुलेट करता है और इसी वजह से प्रेशर इफेक्ट पड़ता है। तो यहां जो हार्मोन का जब डिसबैलेंस होता है तो हाइपर पैराथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है और ये और गंभीर रूप भी ले सकती है। हम यदि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, एक जो मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण होता है डाइट की डेफिशिएंसी। सही प्रकार से डाइट ना लेना, एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स हम अपनी डेली डाइट में यदि शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी जितनी एनर्जी हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, जितनी कैलोरी हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एनर्जी का निर्माण होता है और हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है, ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जनरेट होते हैं। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, जिनमें डायबिटीज मेलाइटस भी आ जाता है, जिसमें लैश न्यान सिंड्रोम भी आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम, जैसे ही कल से आपकी जो रेगुलर क्लासेस लगेगी वहां आपको खुलकर हर तरीके से बताया जाएगा। सबसे पहले आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मैडम की क्लासेस आपको दी जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। जब आप उनको पढ़ेंगे, साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। जो क्लास लगेगी अगले दिन, उससे पहले उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जहां आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाने में और एक बेहतरीन इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर बनने में। तो अगर आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमने मेजर कॉजेज भी जाने और बहुत सारे और भी कॉजेज होते हैं। अभी देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो जो सिम्टम्स हैं हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन होता है, लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, लो मसल टोन होती है या हाइपोटोनिया हो जाता है, सीजर्स एंड कन्वर्जन्स हो जाते हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं तो आप समझ लीजिए, यदि आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब आपने डायग्नोज करना है उसको कि किस तरीके से उसको इन सब चीजों से छुटकारा हम दिला पाए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि माउथ टू एनस किस तरह के हमें इंफेक्शंस होते हैं और उनके पीछे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है एक मेजर कारण होता है, एक मेजर रीजन होता है। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे कि माउथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जो माउथ का, हम माउथ को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, इसके पीछे सेरिब्लम, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है बैक साइड में, है ना, आपके ब्रेन के बैक साइड में सेरिब्लम होता है, जो कि रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है आपके वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, जिससे कि आपका जो मुंह है वो खुलता भी है और बंद भी होता है। आपकी आर्म्स और लेग्स का मूवमेंट्स भी इसी के थ्रू निर्धारित होता है। आप सीधे खड़े होते हैं, आपका जो पोस्चर्स है ना, आप अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये काम भी सेरिब्लम करता है।
और ये जो सेरिब्लम है आपके लैंग्वेज प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है ना। बहुत जानदार नॉलेज आपके लिए। और यहाँ अब आप देखिएगा कि जो ये मुंह की जो ओपनिंग है, जो लिप्स के थ्रू ओपनिंग होती है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग बिगिनिंग यहीं से शुरू होती है। और फिर आपका जो लिप्स है उसके अंदर टीथ्स हैं, गम्स हैं, टंग्स हैं। अब इनका काम क्या होता है? अब कोई भी भोजन हमने मुंह में लिया तो ये एक किस्म से ग्राइंडिंग का काम करेगा, फूड स्टफ्स को ब्रोकन डाउन करेगा और मैकेनिकली माउथ में चीविंग प्रोसेस को शुरू कर देगा। और जैसे ही हमारे चीविंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं तो माउथ के अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्लाइवरी एंजाइम्स, जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करते हैं। और इस तरीके से जो फूड है, क्योंकि कल भी हमने बात की थी कि अक्सर लोग बड़ी जल्दबाजी में अच्छे तरीके से भोजन को चबा नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि दांतों का काम आंतों से वो लेते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना तो स्वाभाविक सी बात है। अब माउथ से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से हमारे मुंह में क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। तो पहली समस्या है कोल्ड सोर्स की। हर्पिक्स स्माइलेक्स नामक जो वायरस होता है इसकी वजह से होती है। और ये फैलती कैसे है? कोल्ड सोर्स, यदि दो व्यक्ति क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये होता है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है कैंकर सोर्स, जो कि आपके मुंह के अंदर डेवलप होता है और गम्स के जो बेस साइड होता है वहां पर डेवलप होता है। तीसरा अगर हम बात करें थ्रश की, फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारे थ्रोट में भी डेवलप होता है, हमारे शरीर के दूसरे भागों में भी ये डेवलप हो जाता है। ल्यूकोप्लेकिया, इसके अंदर क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां माउथ के अंदर व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं, हमारा माउथ कई बार ड्राई हो जाता है, स्लाइवा बनना कम शुरू हो जाता है, जिसे हम जीरोस्टोमिया भी कहते हैं। XEROSTOMIA, जीरोस्टोमिया, जिसमें लेस स्लाइवा बनना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपकी जो रेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्लाइवरी एंजाइम्स को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। उसके अलावा गम्स और टूथ प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं, या बैड ब्रेथ आती है, यदि आपके गम्स ब्लीड कर रहे हो तो आपको बैड ब्रेथ आएगी। लेकिन एक वही कमाल की बात देखिए, यदि आपका पेट में गड़बड़ी है, यानी कि आपको डाइजेस्ट ढंग से नहीं होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तब भी आपके मुंह से जो ब्रेथ है, आपकी जो सांस है, बदबू वाली आती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर को देखने पड़ते हैं, बड़ी बारीकी से देखने पड़ते हैं। लेकिन इन सब का एक कारण होता है, आपको कारण भी जान लेना चाहिए कि पुअर न्यूट्रिशन जब आपको मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन सही तरीके से ना मिलना गम डिजीज का एक कारण होता है। और जब ये जो माउथ डिजीज है, जब बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स के साथ मिल जाती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है आपका किसी और डिजीज का, कि माउथ एक इंडिकेशन है, क्योंकि जीआईटी का जो है एक ओपनिंग एरिया होता है। अगर यहाँ तक आपके कोई भी सिम्टम्स या साइंस आते हैं तो आप समझ लीजिए, अगर आपको माउथ अल्सर हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका मुंह में बदबू आ रही है, तो अगर गम ब्लीडिंग नहीं है तो इसका मतलब आपके पेट में गड़बड़ है, एसिड काइम आपका बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का ज्यादा यूज करते हैं, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से संबंधित होती हैं। आप देखिएगा कि अब यहाँ जो स्मोकिंग की वजह से आपको माउथ का कैंसर भी हो सकता है, माउथ अल्सर भी हो सकता है। अब यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो मेडिसिन है जो यूज होती हैं, A2, C5, GE, BE, WE और P2 वेनवन जो टिश्यू रेमेडी है वो भी आपको यूज होती है। जब आपकी आउटर स्किन पर यदि किसी भी तरह का एब्सेस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप S3, C3, S5, C5, S1, L1, वेनवन, WE, YB का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको लिम्फोमा की प्रॉब्लम है,
तो आप देखिए जब आपके लिम्फ नोड्स जनरेट हो जाते हैं तो L1, S1, VEN1, VER1, G का यूज करके उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। तो माउथ से रिलेटेड इस तरह से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है यदि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ईसोफेगस, जो फूड पाइप हम जिसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे स्थित होता है, क्योंकि ये मस्कुलर होलो ट्यूब होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब। और यहाँ यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो आपको हार्ट बर्न की भी शिकायत हो सकती है, GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर डिजीज हो सकती है। क्या होता है कि आपका जो ईसोफेगस होता है और जो स्टमक होता है उसको जोड़ने के लिए उनके बीच में एक वॉल होता है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, और ये जो ओशियोफेगस और आपका जो स्टमक है उसको जो जोड़ने वाला जो स्फिंक्टर होता है, अब इसकी वजह से क्या होता है, आप ये लगाइए कि जब उसमें कोई भी इंफेक्शन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जो भी आपका एसिड बेस बैलेंस बिगड़ा होता है, आप जो भी कुछ खाते हैं तो रिफ्लेक्स हो जाता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो ईसोफेगोजाइटिस भी आपको एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जहां इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपको डेवलप हो जाती हैं। इसमें ईसोफेजल अल्सर भी आपको डेवलप हो जाता है, ईसोफेजल स्ट्रक्चर भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, जब आप कुछ भी निगलते हैं, निगलने का काम करते हैं, तो वहां आपकी जो ईसोफेगस ट्यूब होती है उसका साइज नैरो हो जाता है। तो बड़े ही स्लो प्रोसेस से, जितना एक नॉर्मल प्रोसेस है उससे बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस से जो आपका खाना है वो आपके स्टमक में जाता है। और ईसोफेजल जो कैंसर है वो भी एक मेजर कारण होता है, एक मेजर रीजन होता है। और एक्लेशिया ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसा कि मैंने बताया, जो आपको ईसोफेगस जो ट्यूब है और जो स्टमक है उसको जोड़ने के लिए जो एक स्फिंक्टर होता है, उनके बीच में जो वॉल होता है वो ना तो रिलैक्स होता है ना वो ओपन होता है। इसकी वजह से वहां जो इंफेक्शन की वजह से जो दिक्कतें आती हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में, ईसोफेगस के ऊपर ये दिक्कतें आपको आ सकती है। ईसोफेजल कैंसर भी होता है जिसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा भी कहते हैं। इस तरह के, यानी कि देखिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कितने गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। आज हम आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं, और ये जो फैक्टर ऐसे कौन से कारण और हैं ये भी आपको जान लेने चाहिए जिसकी वजह से एसोफेगस पर बहुत सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का यूज करता है या उसका एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, या प्रेगनेंसी के दौरान उसे बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं लेडीज को। मेडिकेशन, यदि आप एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेन रिलीवर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको ये दिक्कतें आती हैं। और जब आपको ईसोफेगस से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, फूड पाइप से संबंधित, तो आप जान लीजिए उसके जो सिम्टम्स आपके पास आएंगे वो एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, बैक पेन, क्रॉनिक कफ, और आपके थ्रोट में सोर की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग भी होती है, हार्ट बर्न होता है, आपका गले में गला बैठ भी जाता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, आपकी व्हीजिंग साउंड आती है जब भी आप बोलने की कोशिश करते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, रिगर्जिटेशन होता है, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं तो वॉमिटिंग होती है, और आपको वेट लॉस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर में ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वहां आपको ये चीज डेवलप हो जाती है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, स्टमक डिसऑर्डर्स की बात करें, तो यहाँ स्टमक को मैनेज करने का काम ENS का होता है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये 2 लेयर का एक होता है, 2 थिन लेयर्स होती हैं इसमें, और जिसमें 100 मिलियन नर्व सेल्स होती हैं आपके, जो GIT को मैनेज करती हैं, फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, इस एरिया को वो मैनेज करती हैं। तो देखिए ये, और स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है आपका जो आपके ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सेट रहता है,
और जहां डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू होता है। और आपका जो स्टमक है 3 तरह के काम करता है। एक तो ये जो भी आप निगलते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीजें आप निगलते हैं उसको स्टोर करता है, और वहीं से एसिड काइंड का जो फंक्शन है वो शुरू कर देता है। स्टमक में एसिड बनना शुरू हो जाता है जो उसे मिक्स करता है ना। और उसके बाद वो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को दूसरे एंड से निकालकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, जहां आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है और जो गॉल ब्लैडर का जो जूस है वो आकर उसके डाइजेशन में और हेल्प करता है। ये चीज आप देखिएगा। और स्टमक से संबंधित बहुत सारी, अगर आपको इनडाइजेशन है, हार्ट बर्न है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी आपको इनडाइजेशन है, पेट से संबंधित जो भी डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है, GERD आपको डेवलप हो जाती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ जाती है, डायरिया हो जाता है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलप होता है आपको। वहीं आपको इसी की वजह से स्टमक पेन, नोजिया, ब्लॉटिंग, गैस, वेट लॉस, और ये इस तरह की जो चीजें हैं अक्सर लेडीज में ज्यादा देखी जाती हैं मेन के मुकाबले। दूसरे, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से बात करें तो क्रॉन्स डिजीज भी हो जाती हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्रॉन्स डिजीज की वजह से। इसकी वजह से पेन, डायरिया, फटीग यानी कि थकावट हमें हो जाना, वेट लॉस हो जाना, और जब हमारे शरीर में वो भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो हमारा शरीर मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। और क्योंकि वो हमारे भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसी तरीके से गैस्ट्रोपैरेसिस की कंडीशन भी हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है। स्टमक जो है अनेबल होता है, उसका जो गैस्ट्रोपैरेसिस की कंडीशन एक वो कंडीशन होती है जहां आपका जो स्टमक है वो मस्कुलर कंट्रिक्शन यानी कि वो कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और एक्सपेंड होता है। वो जो कंडीशन है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से आपका जो स्टमक है पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता, पेट भारी लगता है आपको, और नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन बनती है, और आपको हमेशा अनकंफर्ट महसूस होता है कि पेट हमारा भरा भरा ही रहता है। देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप बहुत सारी प्यारी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आप S1 ले सकते हैं, WE ले सकते हैं, उसके साथ C15 का इस्तेमाल कर सकते हैं, A3, L1, F1 ले सकते हैं ताकि आपकी वो जो मेडिसिन है प्रॉपर तरीके से असर करे। तो इस तरीके से आप जो है ना इन सभी डिसऑर्डर्स को समझ सकते हैं। और कई बार जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो आपको बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाते हैं, यानी कि सही तरीके से पेट का साफ ना होना, यानी कि गट प्रॉब्लम आ जाना आपको, जो क्योंकि आपका जो खाना है वो पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता इंटेस्टाइन रीजन पर, और इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वहां जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के रीजन की जो टिश्यूज है वो डेड भी होने शुरू हो जाते हैं इसी वजह से। क्योंकि देखिए, जूसेस में तो निकलना है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के जरिए जो एसिड काइंड के थ्रू जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है फूड, वो पूर्ण डाइजेशन के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाता है। वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी के वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फीसिस के रूप में बाहर निकाल देता है। तो जब ये दिक्कत रहेगी तो कैसे आपकी बात बन पाएगी। और इसी तरीके से जो दूसरी जो डिसऑर्डर आपको डेवलप होते हैं, डाइवर्टिक्यूलिटिस। डाइवर्टिक्यूलिटिस आपको लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलप होता है, जहां स्मॉल लंप डेवलप होते हैं, और ये जो लंप है इन्फ्लामेशन का कारण बनते हैं, परसिस्टेंट, आपको लगातार पेन रहता है, आपको चक्कर जैसी कंडीशन आती है, नोजिएटेड फीलिंग होती है, फीवर होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। तो देखिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से आपको कितनी कितनी प्रॉब्लम आ जाती है आपके शरीर में। और जो EH के जो डॉक्टर्स हैं वो यदि इन छोटी छोटी बातों को समझकर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें जीवन में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो ये भी मेटाबॉलिक सिस्टम का एक आखिरी ऑर्गन है, जहां जो है ना वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, राइट। तो यहाँ जब आपके स्टमक में पेन फील होता है, आपको अपने बैक साइड में पेन फील होता है, तो आप लगाइए कि कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम आ गई है। आपका जो यूरिन का जो कलर है वो डिसकलर्ड हो गया है ना। और वहां आप लगाइए कि किडनी स्टोन की, जब आपको बैक साइड में पेन होता है तो पीछे से आगे की तरफ का पेन का आना, दर्द का आना, आपको इस चीज के ऊपर इंडिकेट करता है कि आपको किडनी स्टोन है। तो वो जो देखिए ये सारी चीजें, किडनी स्टोन डेवलप होना, स्टमक का डिस्टरबेंस होना, इशोफेगस का होना, माउथ का डिस्टर्ब होना, तो ये सारी कंडीशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो मेटाबॉलिज्म को संभालना ही सबसे बड़ा एक धर्म माना जाता है कि जब आपने मेटाबॉलिक सिस्टम को संभाल लिया तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो तुरंत ठीक होने लगेंगी। आपकी जो दी गई जो मेडिसिन है वो जल्दी असर करेंगी इस चीज के ऊपर। अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस एक स्मॉल पाउच होता है जो कि कॉलन में सिचुएटेड रहता है, और इसमें राइट साइड में आपको सडन पेन होना शुरू हो जाता है एब्डोमेन में, और इसको बहुत जल्दी ट्रीट करना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस्ड पीएच प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सोच समझकर इसका इलाज करें, नहीं तो कई बार ये फट भी सकता है। अगर ये फट गया तो फैटल कंडीशन डेवलप हो सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाए, आपको एक अच्छा, तो इस तरह की गंभीर रोगों को आप अपने हाथ में ले सकते हैं। और अगर हम यही बात करें तो अपेंडिसाइटिस के ऊपर आपका C5 जो रेमेडी है वो यूज होता है। उसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो आप S10, F1, S1, S2, S5, वर1, C15, C10, A2 का यूज कर सकते हैं आप अपनी प्रैक्टिस के अनुसार। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का हमारा जो सिस्टम होता है, लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका लगभग जो वेट है वो 3 पाउंड के लगभग है एडल्टहुड में, रफली। अगर हम बात करें तो द साइज ऑफ ए फुटबॉल। और इसके अगर हम बात करें कि अगर लीवर में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लीवर एक स्टोर हाउस का काम करता है, हर सेल को जो एनर्जी देने का काम करता है। जबकि अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये एक ग्लूकोज बैंक का काम करता है, राइट। तो यहाँ अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, आप पता लगा लेंगे तुरंत ही कि किस तरीके से आपको लीवर में दिक्कत है। स्किन और आईज आपकी येलोइश होना शुरू हो जाती है। हालांकि जब लीवर में प्रॉब्लम आती है तो इसके सिम्टम्स बड़े ही लेट दिखाई देते हैं, इसलिए हमें बड़े सावधानी से जब भी हम किसी भी बीमारी को ट्रीट करते हैं तो हमें लीवर की मेडिसिन देना जरूरी होता है। कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे हमारे मॉडर्न साइंस के ब्रदर्स हैं, चाहे वो होम्योपैथ के हैं, वो लीवर की मेडिसिन देना नहीं भूलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी लीवर की मेडिसिन दे सकते हैं। आपको एब्डोमिनल पेन होता है, स्वेलिंग होती है उस जगह पर, इची स्किन होती है, डार्क जो कलर हो जाता है आपके यूरिन का, स्टूल का कलर बहुत ज्यादा येलो हो जाता है, तो आप लगाइए कि जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, आंखों में आ गया है ना। और क्रोनिक फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी तो आपको भूख कम लगती है। और ये जो कंडीशंस हैं, तो अब आप लगाइए कि ये जो इसके पीछे कारण क्या है। इस तरह के अगर इन्फेक्शन होते हैं लीवर से संबंधित, तो पैरासाइट एंड वायरसेस ये इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें से आप सभी ने सुना है, आजकल तो कॉमन सुनने में आता है हेपेटाइटिस A, B, C, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक कारण बनती हैं, राइट। और लीवर कैंसर भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। यदि लीवर सिरोसिस हो जाता है तो आपके जो पेरिटोनियल जो कैविटी होती है स्टमक की, वहां आपका फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, तो एसाइटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि एक चीज में दिक्कत आ गई तो समझ लीजिए उसके साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो यही एक पीएच के डॉक्टर को जानना जरूरी है कि आपको किस तरीके से इलाज करना है, ट्रीट करना है। सही तरीके से किया गया इलाज ही आपको
बेहतर सफलता दिला सकता है। तो यही आपके जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपके लीवर डिजीज को बढ़ाने के, कि यदि कोई अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहा है, ओबीस हो गया है फास्ट फूड खाकर, अगर उसको डायबिटीज है ना, और यदि कोई भी जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, पंजाब में तो बहुत ज्यादा ड्रग माफिया फैले हुए हैं, तो यहाँ जब भी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो सीरीज या जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे को भी दे देते हैं, इससे भी इन्फेक्शन फैलता है ना। और जब एक व्यक्ति दूसरे का जब ब्लड चढ़ता है, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए, तब भी ऐसा होता है। अनप्रोटेक्टेड यदि कोई सेक्स करता है तो उसके साथ भी ये दिक्कत आती है, राइट। और एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स और टॉक्सिन्स, यानी कि यदि आप किसी फर्टिलाइजर्स हो गया, यूरिया हो गया, यदि इस तरह की कहीं भी कंडीशन डेवलप होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ आपको दिक्कत लीवर में आनी शुरू हो गई है। तो आपको यदि लीवर डिजीज की फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, तो यहाँ आपको जानना जरूरी है, यदि लीवर से संबंधित कोई समस्या है, S5, L1, A3, F1, S1, WE, BE, Y, S5, C5 और S2 का भी यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि आपको अगर लीवर में कोई दिक्कत आती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ता है जूसेस का, तो गोल्ड स्टोन की भी स्थिति आपको जनरेट हो सकती है। तो ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको आपके किस किस ऑर्गन में किस तरह से दिक्कत आती है, एक छोटा सा मैंने ब्रीफ आपको देने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और जितने भी लोग यदि इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बकायदा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे कि बीमारियों के उनके कारण, रीजन, उनके प्रोटोकॉल्स, बकायदा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और उन नोट्स के जरिए यदि आप उन नोट्स को देखकर अपने नोट्स बनाते हैं, तो आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस में परफेक्शन आएगी, आपका और भी जो आपके चार चांद लगेंगे आपकी प्रैक्टिस में। और यही मैं आज की क्लास को खत्म करना चाहूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ कि यदि आप एक बेहतर इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आज से ही सीरियस पढ़ाई करना शुरू कर दें। और कल से हमारी रूटीन क्लासेस लगेंगी, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं या जो जो पेड क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो वही उनको ही लिंक मिला करेगा और उन्हीं को हम आगे पढ़ाएंगे। नमस्कार।